हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, पॉलिटी की आज हमारी क्लास नंबर 31 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा। पॉलिटी की क्लास नंबर 30 में हम लोगों ने राजभाषा का भाग 1 पढ़ा था, यानी कि राजभाषा हमारा चैप्टर चल रहा है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी पहली क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज राजभाषा चैप्टर की अपनी दूसरी क्लास है, यानी कि भाग 2 है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी होगी तो पहली क्लास देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि राजभाषा अधिनियम कब आया, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ ली थी। तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके ये बताइए कि जो राजभाषा है इसका प्रावधान संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है, राजभाषा अधिनियम कब आया, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। इतनी चीजें आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए। बिल्कुल 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 सही। राजभाषा का जो प्रावधान है संविधान के भाग 17 हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 343 से 341 तक हो जाएगा। भाग 17 में इसमें आपके 4 अध्याय हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, संघ की राजभाषा। आज दूसरा प्रादेशिक भाषाएं, वहां से हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 343 और 344 हम लोगों ने पढ़ लिया है, संघ की राजभाषा। क्लियर। राजभाषा अधिनियम कब बना, 1963। बिल्कुल सही। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1955 में। इतनी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रादेशिक भाषाएं। कहाँ से शुरू करेंगे, प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से लेकर 347 है। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से 347। अब अनुच्छेद 345 में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए क्या लिखा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली सभी भाषा को सरकारी कार्यों के लिए स्वीकार कर सकती है। कौन? जो आपका राज्य विधानमंडल होता है, उस राज्य में प्रयोग होने वाली, जिस राज्य का राज्य विधानमंडल होगा उस राज्य में जो भी भाषाएं प्रयोग होती हैं उन्हें सरकारी कार्यों के लिए स्वीकार कर सकती है राज्य मंडल आपका। ठीक है, क्लियर। अनुच्छेद 345 में अगर जिस राज्य में किसी भी भाषा को स्वीकार नहीं किया गया हो उस राज्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई ऐसा राज्य है जिसकी विधानमंडल के द्वारा किसी भी भाषा को स्वीकार नहीं किया गया है सरकारी कार्यों के लिए, तो उस राज्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ठीक। किसी राज्य में यदि किसी भाषा को स्वीकार नहीं किया गया है सरकारी कार्यों के लिए तो उस राज्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, और यदि किसी राज्य में कोई सरकारी भाषा का प्रयोग होता है कार्यों के लिए तो उस राज्य की विधानमंडल उस भाषा को सरकारी कार्यों के लिए स्वीकार कर लेगी। क्लियर। दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। इसके बाद आपके है हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है। आपके जो भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं, कितने राज्यों में हिंदी भाषा में सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाती है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। कितने राज्यों में हिंदी भाषा सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाती है, तो ऐसे आपके 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित राज्य भी है। 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन कौन से वो 9 राज्य हैं देख लेंगे हम लोग। हिंदी भाषी राज्यों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं, आपका उत्तर प्रदेश है सबसे पहले नंबर पर, फिर आपका मध्य प्रदेश है, आपका बिहार हो जाएगा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और आपका राजस्थान, हरियाणा
और आपका हिमाचल प्रदेश। ये 9 राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं। इनके साथ साथ एक केंद्र शासित राज्य भी है। कौन सा? आपका दिल्ली। दिल्ली भी आपका हिंदी भाषी राज्य है। क्लियर? इसके बाद अब ये तो हो गए आपके राज्य, और कुछ ऐसे आपके क्या है, केंद्र शासित राज्य भी हैं जहां पर हिंदी को दूसरी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। कुछ ऐसे केंद्र शासित राज्य जहां पर हिंदी को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो वो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो आपका पंजाब हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात। ये 3 राज्य हैं जिन राज्यों में हिंदी को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। और केंद्र शासित राज्य भी हैं कौन कौन से? आपका एक चंडीगढ़ और दूसरा आपका अंडमान निकोबार। क्लियर? 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर हिंदी को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में हिंदी को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। क्लियर? आपसे पूछ लेगा क्वेश्चंस में कि पंजाब की दूसरी राजभाषा क्या है। पंजाब की पहली राजभाषा पंजाबी हो जाएगी, दूसरी राजभाषा क्या हो जाएगी? तो आप बता देंगे हिंदी। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू है ना। और उत्तराखंड ने अपनी दूसरी राजभाषा किसे बनाया है? तो उत्तराखंड ने अपनी दूसरी राजभाषा किसे बनाया? संस्कृत को। इसी तरह ये 3 राज्य हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, जिन्होंने अपनी दूसरी राजभाषा किसे बनाया है? हिंदी को। और ये आपके केंद्र शासित राज्य भी हैं, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जिन्होंने अपनी दूसरी राजभाषा हिंदी को बनाया है। क्लियर? ये चीजें आपको क्लियर हो गई? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो एक आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा है कई बार, और क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि नागालैंड की राजभाषा क्या है। तो नागालैंड जो आपका राज्य है, इसकी राजभाषा इंग्लिश है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ये चीज आप भी याद रखेंगे कि अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देने वाले राज्य कितने हैं? 3 हैं आपके, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 राज्य। क्लियर? इसके बाद अनुच्छेद 346 में क्या है? अनुच्छेद 346 में क्या है? अनुच्छेद 346 में पत्राचार की भाषा, यानी कि जब कोई एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार करेगा, पत्र के माध्यम कोई बात कही जाएगी, उस भाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 346 में। जब कभी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ पत्राचार करेगा या फिर संघ किसी राज्य के साथ पत्राचार करेगा, या तो कोई राज्य एक दूसरे के साथ पत्राचार करेंगे, उस भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 346 में है। और संघ यदि किसी राज्य के साथ पत्राचार करेगा तो उसका भी उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 346 में है। क्लियर? अनुच्छेद 347 में क्या है? अनुच्छेद 347 में क्या है? अनुच्छेद 347 में है किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली उस राज्य की बोली या भाषा को राष्ट्रपति जी के द्वारा उस राज्य की राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, राजभाषा की मान्यता दी जा सकती है। फिर से समझिए, यदि किसी राज्य में ज्यादा जनसंख्या, मतलब पर्याप्त जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या के द्वारा जो भी भाषा या बोली बोली जाती है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि उस राज्य को, उस बोली या भाषा को राज्य की राजभाषा की मान्यता दे सकते हैं। देखिए, किसी राज्य में पर्याप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा या बोली को उस राज्य की राजभाषा की मान्यता किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा दी जा सकती है। क्लियर? अनुच्छेद 347। तो अनुच्छेद 345 क्लियर हुआ, 46 क्लियर हुआ, 47 क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा। ये आपका अध्याय 3 हो जाएगा, है ना।
सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा का उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद 348 से 349 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 348 से 349। और ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट और संसद राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? फिर से सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, संसद और राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 348। किसमें है? अनुच्छेद 348 में है। क्लियर? फिर 349 में क्या है? 349 में क्या है? तो 349 में है आपका भाषा से संबंधित कुछ विधियों को अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। भाषा से संबंधित कुछ विधियों को सभी को नहीं, कुछ विधियों को अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 349। तो ये आपको समझ में आई? सारी चीजें समझ में आई? ठीक है, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। पत्राचार की भाषा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 346 में। आर्टिकल 347 में क्या है? किसी राज्य में बोली जाने वाली, पर्याप्त जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा या बोली को राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य की राजभाषा की मान्यता दी जा सकती है। ठीक, तो इन सभी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा राजभाषा का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब आगे हम लोगों को पढ़ना है विशेष निवेश की भाषा। अध्याय 4 रह गया था अपना, विशेष निवेश की भाषा। अनुच्छेद 350 से 351 में है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 350 से 351। तो फिर आपका अनुच्छेद 350 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, अनुच्छेद 350 में विशेष निवेश की भाषा यानी कि व्यथा निवारण की भाषा। अब व्यथा निवारण से क्या तात्पर्य है? व्यथा निवारण की भाषा से मतलब ये है कि आप अपनी ही भाषा में पत्र लिख सकते हैं। अपनी भाषा का मतलब ये है कि जो आपकी अपनी भाषा है उस भाषा में पत्र लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के, यदि उसे कोई समस्या है उसका निवारण करने के लिए वो अपनी भाषा में पत्र लिख सकता है। लेकिन अपनी भाषा का मतलब ये नहीं है कुछ भी लाइनें लाइनें बना दे, कह दे कि हाँ भाई मेरी तो यही भाषा है। ऐसा नहीं चलेगा। लाइनें लाइनें बना के कोई क्या समझ लेगा कि आपने क्या लिखना चाहा है। ऐसी भाषा जो पढ़ी जा सके। कैसी? वो भाषा उसकी स्वयं की होगी लेकिन जिसे पढ़ा जा सके उसमें पत्र लिख सकता है। अनुच्छेद 350 विशेष निवेश की भाषा यानी कि व्यथा निवारण की भाषा। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए, अपनी समस्या का निवारण के लिए अपनी भाषा में पत्र लिख सकता है, लेकिन वो भाषा कैसी हो? पढ़ने लायक हो, पढ़ी जा सके। क्लियर? अनुच्छेद 350 में ऐसा लिखा हुआ है। अब एक आपका अनुच्छेद है 350 का। कौन सा? 350 का अनुच्छेद है जिसे आपका 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या था? इसमें था कि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना। क्या? देखिए, आपका अनुच्छेद 350 मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है, जिसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में जोड़ा गया था। इसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा। अगर आपसे पूछ ले कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 350 का में है, जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में जोड़ा गया। राइट? आगे आपको पढ़ना है अनुच्छेद 351।
अनुच्छेद 351 आपके लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आपका जीएस में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा का विकास। क्या है? हिंदी भाषा का विकास। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास। दिमाग में फिट कर लेना है, रट लेना है, अच्छे से बिठा लेना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर? तो ये तो हो गए आपके राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? तो आपके भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। कितनी भाषाएं हैं शास्त्रीय? 6 शास्त्रीय भाषाएं, जिसमें से सबसे पहली शास्त्रीय भाषा, आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, या फिर हाल ही में यानी कि सबसे नवीनतम जो जोड़ी गई है वो शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा है ये तमिल है, 2004 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? तमिल 2004 में। इसके बाद 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा बनाया गया। इसके बाद 2008 में 2 भाषाओं को, तेलुगु और कन्नड़ को। इसके बाद 2013 में मलयालम, और जो सबसे नवीन शास्त्रीय भाषा है ये है आपकी ओडिशा, जिसे 2014 में जोड़ा गया। क्लियर? 6 शास्त्रीय भाषाएं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा। क्लियर? ठीक। अब आप कहेंगे कि शास्त्रीय भाषाएं किस हिसाब से निर्धारित की जाती हैं, मतलब कैसे हम समझेंगे कि अब इस भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाया जाए या कैसे नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए, जो भाषा आपकी 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होती है, कितनी? 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होती हैं, उन्हें क्या बनाया जाता है? शास्त्रीय भाषा बनाया जाता है। क्लियर? जो भाषा 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होगी उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। क्लियर? यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई? ठीक है। अब आप हमको ये बताएंगे कि जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और अनुसूची कौन सी हो जाएगी, भाषा कौन सी हो जाएगी? मूल संविधान में भाषा, कितनी भाषाएं थी? और अनुसूची कौन सी थी? कौन सी अनुसूची में इन भाषाओं का उल्लेख है? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और किस अनुसूची में संविधान की भाषाओं का उल्लेख है, ये आपको बताना है। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं? तो फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। मूल संविधान में कितनी थी? भाई बता रहे हैं कितनी थी? 14। बिल्कुल, कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और अनुसूची कौन सी है? तो ये अनुसूची है आपकी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची लिख लीजिए, कहीं ना आपको अनुच्छेद हो जाए। अनुसूची, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22। बहुत अच्छे। चलिए, तो 22 भाषाएं, 14 भाषाओं के बाद कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं आपकी? 8 भाषाएं। तो फिर फटाफट से आप मुझे ये बताएंगे कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ी गई और कब जोड़ी गई? 15वीं भाषा कौन थी?
बिल्कुल सिंधी। कौन सी? सिंधी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? बहुत अच्छे, 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कब? 1967 में। कब? 1967। 21वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1967। 15वीं भाषा जोड़ी गई। इसके बाद आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और आपकी कौन सी? कोंकणी। इनकी एक ट्रिक भी है, क्या? नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। ये 3 भाषाएं फिर जोड़ी गई। कब? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये आपके 71वां संविधान संशोधन था। और कब हुआ था? 1992 में। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर एक आपका संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन कौन सी? देखो कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं। तो ये है आपकी बोडो, संथाली, मैथिली और कौन सी? एक डोंगरी। तो ये 4 भाषाएं आपकी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक, तो ये चीजें भी आप लोग याद कर लीजिए। इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा कि संविधान में 15वीं भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी है, या फिर आपको दे देगा कि 15वीं भाषा कौन सी है जो संविधान में जोड़ी गई। 3 यहां से दे देगा, या फिर 3 ये दे देगा, 1 ये दे देगा, या फिर 3 यहां से दे देगा, 1 यहां से दे देगा। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। 3 ये दे देगा, 1 इसमें से दे देगा। तो इसलिए ये 8 भाषाएं जो आपको दी गई हैं, 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई हैं, इनको आपको रट लेना है कि कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। क्लियर? तो साथियों, आज हमारा राजभाषा वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्लास यदि आपको पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।